समय की भांति प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे। प्रणेश विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। प्रार्थना जल हो करके नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तू परमाणु बना सब जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू इसमें तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ये दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पुण्य दया। ये दिव्य दिखाया है जिसने, वह है न रहा मैं न रहा बस में और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, जाके मिल गई सागर में, कोई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। सबसे पहले और सबसे ऊपर अपने पेशे से प्रेम करूंगा। शिक्षण मेरी आत्मा होगी। मैं शिक्षण के महान मिशन के प्रति पूरी तरह वफादार रहूंगा। मैं बच्चों को सवाल पूछने हेतु प्रोत्साहित करूंगा। मैं बच्चों में पूछताछ की भावना विकसित करूंगा कि वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें। मैं खुद को बेहतर शिक्षक तभी मानूंगा जब औसत छात्र अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। मेरा जीवन छात्रों के लिए एक संदेश होगा
मैं सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करूंगा। मैं धर्म, संप्रदाय, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा। मैं अपने छात्रों की सफलता का जश्न मनाऊंगा। Hands down। समाचार लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं श्री संदीप राजकीय इंटर कॉलेज जोगत से। आज के मुख्य समाचार के साथ मैं संदीप पवार, राजकीय इंटर कॉलेज जोगत। राष्ट्रीय समाचार। नागरिकता एनसीआर सी विवाद। पीएम मोदी ने डिटेंशन सेंटर की बातों को अफवाह बताया, लेकिन केंद्र ने 11 महीने पहले राज्यों को इस बारे में निर्देश भेजे थे। झारखंड के नतीजे आज। राम मंदिर पर फैसले और नागरिकता कानून पर विवाद के बाद भाजपा की पहली परीक्षा। राज्य समाचार। उत्तराखंड का मौसम में रात, तापमान में वृद्धि से शीतलहर का प्रकोप हुआ कम। पहाड़ से लेकर मैदान तक धूप खिली। उपचुनाव के बाद भी पंचायतों के 5,000 से अधिक पद रह गए खाली। फिर पंचायत उपचुनाव की कसरत में जुटेगा राज्य निर्वाचन आयोग। खेल समाचार। क्रिकेट। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-1 से सीरीज जीती। तीसरे वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज से लगातार 10वीं सीरीज जीती। फुटबॉल। मैसी ने लगातार छठे साल 50 गोल करके रिकॉर्ड बनाया। पिछले 10 कैलेंडर ईयर में 9 बार ऐसा किया। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। एफएटी का पाकिस्तान पर शिकंजा। आतंकी गतिविधियों को मिलने वाले धन की निगरानी करने वाली संस्था एफएटीए ने प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हुए मदरसों के खिलाफ कार्रवाई पर पाकिस्तान से स्पष्टीकरण और आंकड़े मांगे। कंपनी सबसे आगे दूसरी बार हो सकती है ताजपोशी बिजनेस। रिलायंस की आराम को डील अटक सकती है। 30,000 करोड़ रुपए भुगतान विवाद में सरकार हाईकोर्ट पहुंची। इस साल की तरह अगले साल भी रोजगार की स्थिति सुस्त रहने की संभावना। विशेषज्ञ। धन्यवाद। All things were made by God, and without God was nothing made. इसका मतलब यह कि सभी वस्तुएं जो कि भगवान के द्वारा बनी हुई है, और जो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं कि जिसमें जो भगवान न हो। चंद्र व्यास, प्रवक्ता, रायता श्रीकोट। पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति को देशद्रोह के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है? राइट आंसर, परवेज मुशर्रफ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 400 से अधिक छक्के लगाने वाला प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन है? सही उत्तर, रोहित शर्मा। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, अर्थात किस तिथि को मनाया जाता है? 23 दिसंबर। राइट आंसर। गंगा को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 2008। नवंबर 2008 में। सही है। उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब लागू की गई थी? उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना किस वर्ष लागू की गई थी? वर्ष 2009 में। जिला उत्तरकाशी के प्राचार्य का नाम बताइए। विनोद प्रसाद सेमल्टी। सही आंसर, श्रीमान विनोद प्रसाद सेमल्टी जी। धन्यवाद। होगा। राजा भोज के पिताजी का नाम सिंदूर था। उनकी पहले कोई संतान नहीं हुई। वृद्धावस्था में उनको एक संतान की प्राप्ति हुई। जब वो वृद्ध हो गए तो भोज छोटा था, तो सिंदूर ने सोचा कि यदि मैं राजा अपने बच्चे को बनाऊंगा तो मेरा राज्य सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो उन्होंने अपने भाई को राजा बनाया और ये कहा कि भोज की देखरेख करना। कुछ दिनों बाद राजा सिंदूर की मृत्यु हो गई और उनका भाई, सिंदूर राजा का भाई, शासन करता रहा। एक दिन कोई ज्योतिषाचार्य राज दरबार में पहुंचा तो राजा ने सारे परिवार के सदस्यों की कुंडली उस ज्योतिषाचार्य को दिखाई और राजा भोज, जो भोज उसमें बालक था, उसकी जन्म पत्र दे करके ज्योतिषाचार्य ने कहा कि एक दिन
अवश्य बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो राजा को ज्वलिस हुई, जलन हुई, ईर्ष्या हुई। तो उन्होंने सोचा कि कैसे मैं इसको अपने रास्ते से हटाऊं। तो बड़े चिंतन के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि क्यों न मैं इसकी मृत्यु करा दूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और मेरा जो पद है ये सुरक्षित रहेगा। तो उन्होंने मंत्री से कहा कि भोज को जंगल में ले जाकर के इसको मार करके इसके गर्दन, कटा हुआ गर्दन जब आप लेके आओगे तभी दरबार में आना। तो पहले तो मंत्री तैयार नहीं हुआ, बाद में जब तैयार हुआ वो ले गया। तो मंत्री ने कहा कि भाई तेरी कोई इच्छा है, कुछ संदेश देना चाहता है? तो उसने कहा कि संदेश तो है, यदि आप समय दोगे तो। ना, क्यों नहीं, समय दे दूंगा। तो उसने पत्ता निकाला और अपनी उंगली काट के उसकी स्याही बना करके उसमें कुछ लिखा और लिख करके वो जो है मंत्री पास दिया। मंत्री ने जब पढ़ा तो मंत्री का जो दिमाग जो है परिवर्तित हो गया। उसने राजा भोज की मृत्यु करना उचित नहीं समझा, लेकिन आदेश में था कि सर काट करके ही मुझे दरबार में जाना है। तो उसने जो है एक नकली सर बनाया और उसको लेकर के दरबार में गया, और दरबार में इस पोजीशन में गया कि ताकि नजर पहले जो है राजा की सर पे न पड़े, ऐसा तो हो कि हाँ सर है, लेकिन ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। आपके लिए एक पत्र लिखा है, आप इसको पढ़िए। तो जैसे उन्होंने पढ़ा वो बेहोश होके गिर गए। उसमें क्या था सर लिखा हुआ? तो उसका एक श्लोक था 8 में, वो मुझे याद आ रहा है, उसको मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। मानदाता च महीपति की पियुगा लंकार भूतो गता सेतुर एन महोददो विरचिता क्वासो दशा शांतका अन्ये चापि युधिष्ठिरा प्रभृतिः याता दिवं भूपते न के नामपि समं गता वसुमती नूनं त्वया यासति। अर्थात उसमें यह लिखा था कि महाराज इस पृथ्वी में मान कीर्तुलंकारा भूतोगता, उन्होंने इस पृथ्वी की शोभा बढ़ाई और अंततोगत वो चले गए। सेतुर एन महोददो विरचिता क्वासो दशा शांतका। सेतुर एन कि समुद्र में असंभव कार्य करने वाले, जिन्होंने असंभव कार्य सेतु, समुद्र में सेतु बनाया, नल नील, ऐसे असंभव कार्य करने वाले भी नल नील, वो भी इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए। अन्य चापि युधिष्ठिरा परितवे अन्य चापि युधिष्ठिरा परितवे याता दिवं भूपते। अर्थात उसके बाद इतना ही नहीं, इस पृथ्वी में नितेश रंजन, प्रवक्ता गणित राज्य दिचली से आप सभी के सामने षष्ठम दिवस की कार्य योजना की आख्या लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रशिक्षण के षष्ठम दिवस की शुरुआत डुंडा ब्लॉक के प्रशिक्षुओं द्वारा संचालित प्रार्थना सत्र से हुई, जिसमें मां सरस्वती की वंदना के बाद अन्य गतिविधियों का संचालन हुआ, जिनका वीडियो रिकॉर्डिंग श्री सुबोध विश जी, प्रशिक्षण संयोजक द्वारा करवाया गया। प्रार्थना सत्र में गणित विषय के संदर्भदाता श्री गणेश दत्त पुनियाल जी द्वारा गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन के जन्म दिवस पर सभी को बधाई दी तथा प्रशिक्षण संयोजक श्री सुबोध विश जी द्वारा सभी प्रशिक्षुओं को साथी ताली बजवाकर श्री निवास रामानुजन के जन्म दिवस की बधाई प्रेषित की। प्रार्थना सत्र के बाद सभी प्रशिक्षुओं द्वारा अपने प्रशिक्षण सभागार की ओर प्रस्थान किया गया, जहां पहुंचकर प्रशिक्षुओं द्वारा ग्रुप में बनाए गए कैप्सूल व प्रोजेक्ट कार्य का प्रदर्शन किया गया, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाया गया। दोपहर में भोजन ग्रहण करने के बाद प्रशिक्षण सभागार में उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थियों द्वारा सेमिनार प्रेजेंटेशन हुआ, जिसमें प्रत्येक ग्रुप में अध्यक्ष, मैनेजर व स्पीकर वक्ता को चुना गया तथा अध्यक्ष महोदय की सहमति लेकर स्पीकर ने सेमिनार प्रेजेंटेशन दिया।
सेमिनार से प्राप्त जानकारी को अन्य प्रतिभागियों ने ध्यानपूर्वक सुनकर ज्ञानवर्धन किया। शाम की चाय के बाद शेष जो बचे हुए ग्रुप थे, शेष ग्रुप द्वारा अपना अपना सेमिनार प्रेजेंट किया गया तथा अंत में प्रशिक्षण संयोजक श्री सुबोधिष्ट जी व अन्य सभी संदर्भदाताओं ने सेमिनार संबंधी जानकारी प्रदान की। इसी के साथ प्रशिक्षण के सिस्टम दिवस का समापन हुआ। धन्यवाद। प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि ज्ञात है, विदित है कि पिछले 6 दिवसों से जो है हम लोग डाइट के अंदर हैं और एक दूसरे से चित परिचित हो रहे हैं और अपने सब्जेक्ट के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी एक दूसरे से प्राप्त कर रहे हैं, अपने कंसेप्ट वगैरह पे बात हो रही है। उसके अलावा पढ़ाई के अलावा पढ़ाईतर जो है करिकुलम से रिलेटेड और अन्य बिंदु पे चर्चा हो रही है। और उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि ये एज ए पिकनिक हम लोग ले रहे हैं सब लोग, और प्रत्येक पार्टिसिपेंट के अंदर, साथियों के अंदर, ग्रुप्स के अंदर एक अच्छी केमिस्ट्री बनी हुई है। तो ये भविष्य में भी जारी रखे, ये मैं आप सभी लोगों से विनम्र आग्रह करूंगा कि इसी तरह का मेल मिलाप हम लोग आगे भी रखें। और जहां तक मुझे लग रहा है कि हम लोग और केमिस्ट्री ग्रुप, ये जो हमने इकोनॉमिक्स ग्रुप और मैथमेटिक्स ग्रुप बनाया है, उसके अलावा उन ग्रुपों से हटके भी, ये नहीं कि अगर केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स वाले हैं तो इकोनॉमिक्स में से ही हमारा परिचय है हमारे मैथमेटिक्स के साथियों का, यानी या फिर मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स वालों का मैथमेटिक्स से परिचय, ऐसा कुछ नहीं है ये, क्योंकि हम सब लोग इक्विवेलेंट हैं और उद्देश्य हमारा एक छात्र है, छात्र का हित, छात्र हमारा जो ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण जो भी है उसका 7 दिवसीय प्रशिक्षण का केंद्र बिंदु हमारा छात्र है। और जो हमने नई गतिविधियाँ सीखी, क्योंकि आज हमारा सत्र का जो 7 दिवसीय सत्र था, इसका जो समापन दिवस है और जो भी पोस्ट टेस्ट वगैरह होगा, जैसे सर के द्वारा लिंक भेजा जाएगा, जो ऊपर से SCRT द्वारा लिंक भेजा जाएगा, उसके बाद पोस्ट टेस्ट होगा, पोस्ट टेस्ट का लिंक वगैरह आप लोगों के द्वारा फिलअप किया जाएगा। उसके बाद फिर फीडबैक होगा और अन्य जो जानकारियाँ जो भी हम तक पहुँचेंगी वो आपको समय समय पर दे दी जाएंगी। और दिन तक इस प्रशिक्षण में मतलब संयम का परिचय दिया और मतलब कि सब सहयोग की भावना रखी और सहयोग की भावना के साथ सब लोगों ने मिलकर काम किया। इसके लिए जो है मैं आपका हृदय की गहराइयों से अपने चारों जो MT महोदय हम लोग हैं पूरी टीम की ओर से, पूरे डाइट बड़कोट की ओर से आप लोगों का एक बार पूरे हृदय की गहराइयों से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके सहयोगात्मक रवैये के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए। और आई होप कि ये जो एटीट्यूड है ये हम विद्यालय में बनाए रखेंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण। उसके अलावा जो हमने जो इनोवेटिव प्रोग्राम सीखे, अगर वो बच्चे तक ना पहुंचे, क्योंकि इनोवेटिव प्रोग्राम या जो हम कल सेमिनार करा रहे थे या प्रोजेक्ट करा रहे थे, तो वो उसका उद्देश्य किसी टीचर से सेमिनार प्रेजेंट कराना नहीं है, क्योंकि विद इन अ फ्रेम ऑफ 10 to 15 मिनट वी कैन नॉट प्रेजेंट ए सेमिनार। इट वाज जस्ट ए, इसका एक सेमिनार का प्रारूप था कि इस तरह की गतिविधि हम लोग स्कूल में कर सकते हैं। उसका जो टॉपिक रखा था शिक्षण में सेमिनार, किस तरह से शिक्षण में सेमिनार के द्वारा बच्चा और अच्छी तरह से सीख सकता है, वो पार्टिसिपेंट बनकर किस तरह से अपने जो पेयर ग्रुप्स है उन्हीं में से ऑडियंस वगैरह बना करके, उसी में से पार्टिसिपेंट बना करके किस तरह से वो और अपने कंसेप्ट को तैयार करके एक विषय पे बोल सकता है, उसकी वाक्पटुता उससे बढ़े और उसका सब्जेक्ट ज्ञान बढ़े, वही हमारा उद्देश्य था जिसमें हम लोग सफल हुए हैं। और इसको हम ग्रास रूट लेवल पे लेके जाएंगे और तभी जाके इसका फ़ायदा मिलेगा। आई होप कि आप सब लोग इस तरह के काम को करेंगे। और मैं हमारे जो तो धन्यवाद आप सब लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। और यूनिट 1 और 7 लगाएंगे ग्रुप नंबर 1। यूनिट 1 और 7 इस क्लास है।
ठीक कीजिएगा ताकि रिकॉर्डिंग में कोई आवाज ना आए, प्लीज। सेवारत प्रशिक्षण का आज के अंतिम दिवस में प्रोजेक्ट प्रस्तुत ग्रुप नंबर 1 से मैं राम प्रकाश शर्मा, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकेंद्र कॉलेज आराकोट। प्रोजेक्ट कार्य कराने वाले शिक्षक का नाम व पद श्री डॉक्टर श्री सुबोध सिंह बिश जी, डायरेक्टर कोर्ट, श्री अरविंद सिंह राव जी, मास्टर ट्रेनर, श्री राजीव राव जी, मास्टर ट्रेनर। संस्था का नाम डायरेक्टर कोर्ट उत्तरकाशी। प्रोजेक्ट में सहभागिता समूह ग्रुप नंबर 1। प्रोजेक्ट कार्य करने वाले शिक्षकों के नाम श्री मूर्ति सिंह बिष्ट, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज उत्तरकाशी। श्री प्रताप सिंह राणा जी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज रोला। श्री देवेंद्र सिंह बिष्ट जी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज जामताड़ा। श्री राम प्रकाश शर्मा, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज आराकोट। प्रदीप सिंह, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज जयपुर। प्रोजेक्ट कार्य की प्रकृति रचनात्मक है। प्रोजेक्ट कार्य प्रारंभ करने की तिथि 22/12/2019 और प्रोजेक्ट कार्य की अवधि 1 है। प्रोजेक्ट कार्य का विवरण। प्रोजेक्ट कार्य में प्रयुक्त सहायक सामग्री कागज, पेन, स्केच पेन, मार्कर, फोटो, पेंसिल, रबर आदि। प्रोजेक्ट का जो कार्य का विवरण है, पर्यटन का उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था में योगदान। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का आज की वर्तमान समय में उसी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आज प्रत्येक देश और राज्य पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है जिससे कि उसकी अर्थव्यवस्था और उसके राज्य आय में तेजी से वृद्धि हो, आर्थिक विकास हो। इसी प्रकार से अनुक्रमणिका, पर्यटन की भूमिका, पर्यटन का अर्थ, पर्यटन के प्रकार, उत्तराखंड में पर्यटन की मुख्य पर्यटन स्थल, पर्यटन के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए प्रयास और पर्यटन का उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में योगदान और अंत में निष्कर्ष। सर्वप्रथम मैं पर्यटन की भूमिका के बारे में आपको बताऊंगा। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। इसका कारण है कि वैदिक संस्कृति के कुछ अति महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं। उत्तराखंड के लगभग हर कोने में किसी न किसी देवी या देवता का मंदिर, ताल, प्राकृतिक सौंदर्य, आकर्षक बर्फ से ढकी पर्वतमालाएं, ताजी एवं शुद्ध पानी व हवा। पर्यटन संस्कृत भाषा संज्ञा पुल्लिंग का शब्द है। भ्रमण करने योग्य क्षेत्र, किसी प्रसिद्ध या मनोरम स्थान की यात्रा। देश दर्शन और मनोरंजन के लिए किया जाने वाला भ्रमण सैर सपाटा या देशाटन कहलाता है। इसे पर्यटन को अंग्रेजी भाषा में टूरिज्म भी कहा जाता है। ये पर्यटन का अर्थ था। अब पर्यटन के प्रकार। उत्तराखंड में मुख्यतः निम्न प्रकार का पर्यटन विद्यमान है। धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, वन्यजीव, ये पर्यटन के प्रकार है। उत्तराखंड में पर्यटन की जो संभावना है, उत्तराखंड में अपार प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। यहाँ पर्यटन उद्योग की अपार संभावना है। उनका हमें प्रकृति के साथ समन्वय बनाते हुए विकास कार्य करने चाहिए ताकि देश की सुंदरता बनी रहे। अब आता है पर्यटन के प्रकार। नंबर 1 कराऊंगा। उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन की अपार संभावना है। यहाँ पर अनेक विश्व प्रसिद्ध मंदिर विद्यमान हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्योंकि हमारा उत्तराखंड राज्य है, इसमें बहुत सारे धार्मिक
जैसे कि मंदिर है, 4 धाम है, आपको फोटो भी इसमें 4 धाम की, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की दिखाई गई है। इसमें विश्व प्रसिद्ध मंदिर विद्यमान है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे 4 धाम यात्रा, अब आता अगला साहसिक पर्यटन। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन भी अपार संभावना है। यहाँ देश विदेश के लोग, लाखों लोग पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग के लिए आते हैं क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति इसके लिए बेहतर अनुकूल है। वन्यजीव पर्यटन। उत्तराखंड में घने जंगल हैं व विभिन्न प्रकार के वन्यजीव अभयारण्य, पार्क, जलीय जीव जंतु विद्यमान है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। योगा एवं ध्यान पर्यटन। उत्तराखंड एक शांतिमय राज्य है। यहाँ योग नगरी ऋषिकेश है। यहाँ लाखों लोग देश विदेश से योग एवं ध्यान करने हेतु आते हैं। शैक्षणिक पर्यटन। उत्तराखंड में अनेकों शिक्षण संस्थान हैं जहाँ देश के अन्य राज्यों एवं विदेशों से शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए लोग आते हैं। अगला सांस्कृतिक पर्यटन। भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। जहाँ भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ पाई जाती है। उत्तराखंड राज्य की संस्कृति प्राचीन एवं विश्व प्रसिद्ध है, जिसे समझने एवं आत्मसात करने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। अगला है फिल्म पर्यटन। भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड को मोस्ट फ्रेंडली स्टेट फॉर फिल्म शूटिंग घोषित किया गया है। राज्य में पिछले 1 वर्ष में 12 बड़े बैनर सहित लगभग 80 फिल्मों की शूटिंग हुई है। उत्तराखंड की असीम वादियां फिल्म निर्माताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अंतिम में खेल पर्यटन। उत्तराखंड में खेल पर्यटन की अपार संभावना है। शीतकालीन खेलों के लिए पहाड़ियों का ढाल व बर्फ उपयुक्त है, इसके लिए ओली एक प्रसिद्ध है। अब आता है अगला उत्तराखंड में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, जिससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। यमुनोत्री, इसमें चित्र का आपको दिखाया गया है। गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, हनोल मंदिर, लाखा मंडल, हरिद्वार, ऋषिकेश और गुम। अगला है औली, अलकनंदा, रिवर राफ्टिंग, विभिन्न पर्वतारोहण जैसे नंदा देवी, पंचाचूली, हरकिरोन, ग्यारा बुग्याल आदि। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, गोविंद वन्यजीव विहार, राजाजी नेशनल पार्क, डियर पार्क, सहसधारा। हरिद्वार, ऋषिकेश, कैमरीफाल, देहरादून में ध्यान व योग केंद्र है। शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून, नैनीताल, मसूरी। सांस्कृतिक पर्यटन। नंदा राज यात्रा, ब्रह्मांड जागरण, मेले, कौथिक, लोकगीत, लोक संगीत, माघ मेला, उत्तरकाशी, गोचर का मेला, बैकुंठ चतुर्दशी, देवी दुर्गा का मेला और झंडा मेला। अब आते हैं पर्यटन हेतु सरकारी प्रयास। सरकार द्वारा जो पर्यटन के लिए जो प्रयास किए गए हैं, इससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। उत्तराखंड सरकार ने अपनी नई पर्यटन नीति की घोषणा 2018 में की, जिसे पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। पर्यटन को विकसित करने के लिए 13 राज्यों में भूमि बैंक तैयार किया गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन नीति के अंतर्गत राज्य को सुरक्षित एवं पर्यटक मित्र गंतव्य के रूप में विकसित एवं मजबूत करना है। इस नीति में समावेशी तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास की भावना निहित है। इस नीति के अंतर्गत राज्य में पर्यटन संबंधी गतिविधियों एवं परियोजनाओं के पंजीकरण तथा प्रोसेसिंग के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद नियामक एवं नोडल संस्था है। नई पर्यटन नीति के तहत पर्यटन को रोजगार से जोड़कर व्यवसाय के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए पर्यटन की
उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए न्यून दरों पर ऋण उपलब्ध करवाती है। अगला है पर्यटन का उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था में योगदान, जो हमारा टॉपिक भी है इसी रूप से जो आपको बताया गया है। प्रत्येक, क्योंकि पर्यटन, मैंने आपको इससे पहले भी अवगत कराया है कि पर्यटन एक ऐसी संभावना है जिससे कि प्रत्येक राज्य हो चाहे देश हो, उसका अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसी प्रकार से अपने उत्तराखंड राज्य में पर्यटन का बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तराखंड में पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार माना गया है। पर्यटन रोजगार का एक मुख्य आधार है। पर्यटकों द्वारा उपभोग्य पदार्थों के उपभोग, ट्रेडिंग, खरीदारी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में उत्पादित क्षेत्रीय उत्पादन की खपत भी बढ़ती है। इस प्रकार क्षेत्रीय उत्पादन विकास में पर्यटक उद्योग सहायक है। पर्यटन उद्यम उत्तराखंड का जीडीपी बढ़ाने में सशक्त उद्यम है। उत्तराखंड की जीडीपी में पर्यटन उद्योग का 25 अर्थात 25% योगदान है। हमारे जीडीपी में जो पर्यटन का वो कितना है, 25% बढ़ाने का, जीडीपी को बढ़ाने का जो है 25% योगदान है। और उत्तराखंड पर्यटन स्थानीय लोगों को परोक्ष व अपरोक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। पर्यटन उद्यम हेतु कई निर्माण कार्य की आवश्यकता पड़ती है, जो कि स्थानीय निर्माण विकास को नई गति प्रदान करता है। पर्यटन उद्योग से प्राप्त करों से, टैक्स से सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है। पर्यटन से स्थानीय कौशल एवं तकनीक में वृद्धि होती है। पर्यटन से ज्ञान का विस्तार भी होता है और पर्यटन उद्योग से संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। उत्तराखंड में अतिथि देवो भव की संस्कृति है, जिससे सकारात्मक सोच और अनुशासन का विकास होता है। अगला है वर्ष 2017 में जीडीपी में 13.57 का योगदान पर्यटन का रहा है। राज्य में 6,239 होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशालाएं हैं, जिनकी कुल क्षमता 3 लाख बिस्तरों की है। राज्य में 4,813 निजी होटल है, जिनकी क्षमता लगभग 15,000 है और 886 धर्मशालाएं हैं, जिनकी क्षमता 2,300 बिस्तर की है। 382 सरकारी गेस्ट हाउस है, जिनकी क्षमता 8,000 की है और 208 पर्यटक आवास गृह अपने उत्तराखंड में है। क्षेत्रीय उत्पादों का विश्व स्तर पर पहचान दिलाना और राज्य की आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, देश की जीडीपी में पर्यटन की 6% हिस्सेदारी है तथा लगभग 5 करोड़ लोगों को रोजगार पर्यटन द्वारा मिल रहा है। देश की जीडीपी में जो है, हमारे उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था में अपने उत्तराखंड का जो है 25 जीडीपी में 25% योगदान है और पूरे देश में जीडीपी में पर्यटन का जो है वो 6% योगदान है या हिस्सेदारी है तथा लगभग 5 करोड़ लोगों को इसमें पर्यटन के क्षेत्र में जो है रोजगार मिल रहा है। अगला है विविधता, वन, नदियां, पहाड़ों, ऐतिहासिक स्थानों, मंदिरों और तीर्थ स्थलों, स्मारकों और सांस्कृतिक भरमार की वजह से पर्यटन उद्योग में उच्च वृद्धि हासिल करने की अपार क्षमता है। राज्य में पर्यटन विकास के लिए निर्माण कार्य अति आवश्यक है, लेकिन हमें पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग करना चाहिए, जिससे कि राज्य का पर्यावरण सुरक्षित रहे, वो हमारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व पर्यावरण धरोहर सुरक्षित व संरक्षित रहे। ये हमारा उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था में पर्यटन का कक्षाओं में पर्यटन से संबंधित छात्रों के महत्व बताएंगे कि पर्यटन का क्या महत्व है, जिससे कि पर्यटन की समस्त जानकारी बच्चों को मिल सके और साथ में पर्यावरण को हमें सुरक्षित रखना है। इस प्रकार से हम कक्षाओं में बच्चों को जो है पर्यटन से संबंधित उसके महत्व के बारे में बताएंगे कि पर्यटन से आप क्या समझते हैं, पर्यटन का क्या अर्थ है और पर्यटन से हमें क्या लाभ है
और किस प्रकार से हमें पर्यटन को बढ़ाना है और किस प्रकार से हमें पर्यटन को सुरक्षित रखना है और पर्यटन से किस प्रकार से रोजगार हमें प्राप्त होता है और पर्यटन से हमें किस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और किस प्रकार से राज्य की प्रगति में तीव्र गति से वृद्धि होती है, इसको हम कक्षा में बच्चों को जो है फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उन्हें समस्त अपने उत्तराखंड के जितने भी पर्यटन स्थल है उसको उनको जो है हम फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से उनको दिखाएंगे और उनके महत्व के बारे में बताएंगे। जिस प्रकार के उत्तराखंड के 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जो है यहाँ पे फोटो के माध्यम से दिखाया गया है, इसका महत्व बताएंगे और किस जिले में है इसके बारे में पूरी जानकारी उन्हें बताएंगे। और दूसरा हिमालय का मनमोहक दृश्य, तीसरा IM में देहरादून, इस प्रकार से कार्बेट नेशनल पार्क है यानी मसूरी और नाग टिब्बा मसूरी, इसकी चित्रों के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से बच्चों को जो है अपने राज्य के साथ साथ देश के अंदर जितने पर्यटक स्थल हैं उसकी जानकारी देंगे ताकि बच्चे उसको समझकर पर्यटन के बारे में बता सकें। धन्यवाद। दीवान सिंह नेगी, GIC कंडारी, हितेश कुमार पाल, GIC गड्डूगाड़, योगेश कुमार, GIC मालनाधार, चंद्रलाल शाह, GIC रानागी। तो मेरा संबोध है बजट रेखा। अपेक्षित सीखने के प्रतिफल, छात्र बजट के अर्थ को समझते हैं, छात्र बजट सेट को समझते हैं, छात्र बजट समीकरण को समझते हैं, छात्र बजट रेखा का चित्रीय निरूपण करते हैं। संबोध से संबंधित अवधारणा पूर्व ज्ञान, छात्र आय तथा व्यय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। वे आय के आधार पर अपने व्यय को करना जानते हैं। छात्र आवश्यकताओं को उनकी तीव्रता के अनुसार बदलना जानते हैं। कक्षा में की जाने वाली त्रुटियां, संभावित त्रुटियां हैं, बच्चे बजट को नहीं समझ पाते हैं, उदाहरण द्वारा इसको परिभाषित किया जाएगा। छात्र बजट सेट को नहीं समझ पाते हैं, उदाहरण द्वारा इसे परिभाषित किया जाएगा। छात्र बजट समीकरण को नहीं समझ पाते हैं, उदाहरण के द्वारा छात्र बजट रेखा का चित्र नहीं बना पाते हैं, प्रदर्शन द्वारा। तो सबसे पहले बजट में बात होती है कि बजट किसे कहते हैं, जिसको छात्र नहीं समझ पाते हैं। तो बच्चों, बजट भले आप इसको नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन इसको आप यूं समझ सकते हैं कि इसकी शाब्दिक जो परिभाषा हम आपको बहुत सरल से सरल में बताएंगे, आय और व्यय के विवरण को बजट कहा जाता है। इसमें एक तरफ आपकी आय रखी जाएगी और दूसरी तरफ आपके व्यय पर चर्चा की जाएगी। तो इसको आप इस प्रकार से एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि एक कॉपी और पेन लेना है, उसके पापा उसको 100 रुपए देते हैं और बोलते हैं कि जाओ ले लो। तो वो दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार से पूछता है कि भैया पेन, मुझे एक पेन चाहिए और एक कॉपी चाहिए। तो जो पेन है उस पेन की कीमत उसको 10 रुपए दुकानदार बताता है और कॉपी की कीमत उसको 20 रुपए बताता है। तो बच्चों, जो बजट है उसको हम इस प्रकार से दिखाएंगे कि जो बच्चा है उसकी आय, उसको बोलेंगे आपके पापा ने आपको कितना रुपया दिया, वो बोलेगा 100 रुपया दिया। तो 100 रुपया उस बच्चे की आय मानी जाएगी। और अगर उस बच्चा दुकानदार से पूछता है कि एक पेन का मूल्य या एक पेन की कीमत, दुकानदार उसे बताता है 10 रुपये। तो बच्चे, इसको हम लिखेंगे एक पेन की कीमत बराबर रुपए 10। इसी प्रकार से जो उसने कॉपी खरीदी, उस कॉपी की कीमत उसको बताई जाती 20 रुपया। तो अनुज का व्यय, अनुज ने कितना खर्च किया, जो अनुज लड़का है जिसको उसके पापा ने पैसे दिए थे, अनुज का व्यय
या अनुज का खर्चा या जिसको हम व्यय कहेंगे, उसने कितना व्यय किया? 10 रुपये पेन पर और 20 रुपये कॉपी पर। इस प्रकार से उसका 30 रुपया खर्चा हो गया। तो इस प्रकार से उसकी आय और उसके व्यय को आप देख सकते हैं कि आय उसकी 100 रुपये हुई और व्यय उसने 30 रुपये किया। तो ये उसका बजट है। इसके बाद अगर हम इसको अब इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर उस अनुज को इसी पैसे से अगर उसको पेन खरीदने थे, तो अगर उससे केवल पेन खरीदने तो पेनों की संख्या, इसको कैसे निकालेंगे आप? यदि उसे केवल पेन खरीदने हो तो पेनों की संख्या आप इसे कैसे निकालेंगे? तो हमेशा जो है जितनी आपको पैसे प्राप्त या जितना आपके पास पैसे दे रखे, आपको आपके पापा ने 100 रुपए दे रखे हैं और एक पेन की कीमत 10 रुपए है, तो आप इसमें कीमत में पैसों का भाग दे देंगे। जो कीमत आ जाएगी, जो संख्या आ जाएगी 10, तो पेनों की संख्या उसके पास हो जाएगी 10। इसी प्रकार से यदि जो उसकी आय है, यदि उसे केवल कॉपियां खरीदनी हो, तो कॉपियों की संख्या, कॉपियों की संख्या हो जाएगी, उसको भी ठीक उसी प्रकार से निकालेंगे हम। कुल पैसे कितने हैं? 100 रुपये और एक कॉपी की कीमत है 20 रुपये, इस प्रकार से 5। तो यदि उसको अपने उन पैसों से केवल उसको ये बताया, आप जो है अगर आपको कॉपी खरीदनी है तो आप क्या करेंगे? 100 में 20 का भाग देंगे, यानी आपके पास केवल 5 कॉपियां आएंगी। और अगर आपको केवल पेन उस पैसों से खरीदना है तो आपके पास कितने रुपए हो जाए? कितने पेन खरीद पाएंगे आप? 10 रुपए खरीद पाएंगे। तो इस प्रकार से आय और व्यय विवरण जो हमने बनाया, इसको हम एक चित्र के द्वारा भी, अगर इनके विभिन्न प्रकार के अगर हमको दोनों चीजें खरीदने हो तो उनको हम किस प्रकार से दिखाएंगे? यदि दोनों खरीदने तो तब क्या होगा? उसको हम एक चित्र के द्वारा दिखा सकते हैं इस प्रकार से कि यार तो क्या करेगा भाई, पहली बार में ये आया कि वो केवल पेन खरीदता है, उस दशा में वो कॉपी नहीं खरीद पाएगा, और अगर वो कॉपियां खरीदता है तो पेन को नहीं खरीद पाएगा। और अगर वो दोनों चीजों को खरीदना चाहता है तो एक चीज की उसको संख्या घटानी पड़ेगी और उससे दूसरी चीज को क्रय करना पड़ेगा। इस प्रकार से वो अपनी आय को क्या करेगा? अपने आय को विभिन्न खर्चों में बांटेगा। तो इस प्रकार से इसी को अगर हम ऐसे देख ले, आय ये रुपयों में है और ये उसका व्यय है। व्यय हम यहाँ पर 2 वस्तु ले लेते हैं, एक को कॉपी ले लेते हैं, एक को पेन ले लेते हैं। एक को मैं एक्स वस्तु मान लेता हूं, तो मुझे पेन है, और ये वाई वस्तु, ये हमारे उदाहरण में कॉपी है। कि यदि आय उसको 100 रुपए मानते हैं, आय स्थिर है, तो अगर वह एक्स वस्तु को नहीं खरीदता है तो उस हिसाब से आप देख रहे होंगे कितना रुपया, क्या अगर वह इसको नहीं खरीदता है, पेन नहीं खरीदता है, तो कॉपियां कितना खरीद पाता है? 5। तो 5 कॉपी पर कितना व्यय होगा? एक कॉपी का मूल्य अगर 20 रुपए है तो 5 कॉपी का हो जाएगा 5 गुना गया 20, जो गुना गया 100। इसी प्रकार से अगर उसके पास 100 रुपया है, फिर वो 2 कॉपी खरीदना, 2 पेन खरीदना चाहता है, तो एक पेन पर 10 रुपए व्यय होता है, तो 2 पेन पर हो जाएगा 2 गुना 10 बराबर 20 रुपया उसने यहाँ खर्च कर दिया। अब उसके पास 80 रुपए बचेंगे। 80 रुपए में उसने कॉपियां खरीदनी है, तो 80 रुपए में
एक कॉपी की कीमत अगर 20 रुपये है तो आप पहाड़ा पढ़ो, 20 के पहाड़े 80, जिसमें आ जाए 20 को 80, 4 जो है वो कॉपी खरीद पाएगा। इस प्रकार से उसका व्यय कॉपी पर 80 रुपया होगा। तो जो उसकी आय है वो 20 और 80 जुड़ करके फिर कितना हो गया, 100 रुपये उसने पूरे खर्च कर दिए। और अगर वो 4 खरीदता पेन तो 4 × 40 रुपया उसका पेन पे खर्च हो गया, बचा उसके पास 60, तो 60 में उसके पास 3 आएगा, 3 गुना गया 20 बराबर 60 रुपये जो है वो कॉपी पर। इसको अगर वो 6 पेन खरीदता है तो ये 60 हो जाएगा, और यहाँ पर वो 2 ही खरीद पाएगा और 40 रुपया उसका कॉपी पर व्यय हो जाएगा। 100 यहाँ पर वो 8 खरीदता है तो 80 रुपया आपका पेन पे लग जाएगा, और इधर वो केवल एक ही कॉपी खरीद पाएगा जो कि आपका 20 रुपये हो जाएगा। और इसी 100 रुपये से अगर वो पूरे के पूरे 10 कॉपियाँ पेन खरीद लेता है तो सारा व्यय उसका x वस्तु पर हो जाएगा, और y के लिए उसको कुछ नहीं बचेगा, 0 गुणा गया 20 बराबर ये 0। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के उसके संयोग बनते हैं। विभिन्न प्रकार के इन संयोगों को हम उसका सेट कहेंगे। उसके बजट के अनुसार वो अपनी कॉपियों को कम या पेन को कम ज़्यादा खरीद करके उसके विभिन्न सेट बनते हैं, इन्हीं को बजट सेट कहा जाता है। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और जनरल ले लेते हैं। तो अगर हम अपने धन को M नाम दे देते हैं कि मनी, मेरे पास कुल आय इतनी है, और इसको मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ कि यदि X वस्तु की कीमत, X वस्तु की कीमत को हम बराबर P1 से डिनोट करते हैं, तो X वस्तु पर किया गया व्यय, इसको हम दिखाएंगे P1X, जहां X उसकी मात्रा, खरीदी गई मात्रा है, जहां ये वाला X जो है वस्तु की खरीदी गई मात्रा है। इसी प्रकार से कि यदि Y वस्तु की कीमत को हम P2 से डिनोट करते हैं, तो Y वस्तु पर किया गया व्यय, इसको हम सामान्य समीकरण, सामान्य रूप से इसको लिखेंगे कीमत गुणा गया इकाइयां। जैसे यहाँ पर तो किसी भी वस्तु को, ये उसकी कीमत है और ये उसकी संख्या है, आप उसमें कितना व्यय कर रहे हैं, कीमत को संख्या से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर यदि X वस्तु की कीमत P1 है तो उसकी कितनी मात्रा खरीदी जाएगी, P1 × X, जहाँ X उसकी क्या है, संख्या है। इसी प्रकार से Y वस्तु की कीमत P2 है तो उसकी खरीदी गई इकाइयां कितनी हो जाएगी, P2 गुणा गया Y। इसको चाहे तो आप इस फॉर्म से लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, इसी बात को लिखते हैं कि M, तो इस वस्तु की कितनी इकाइयां खरीदी गई हैं, इसकी कीमत है, कीमत P1 गुणा, इस प्रश्न में हमने कीमत को पीछे लिख दिया है और संख्या को आगे लिखा है, इकाई को आगे लिखा है। मैं इसको मिटाने से अच्छा है कि मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि P1 को जो है मैंने कहां लिख दिया, यहां पर लिखा हुआ है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये संख्या आ रही है, संख्या हमारी क्या है, इकाइयां क्या है, X है, और ये क्या है, उसकी कीमत है। तो इसको हम अपने उसके लिए हम P1 × X भी लिख सकते हैं, क्योंकि गणित में गुणा का दो संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं तो उनके गुणा के क्रम को आगे पीछे लिखने पर उनके गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता है। तो X × P1 = इसको हम P1 × X भी लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि Y वस्तु पर किया गया व्यय, इसको भी ठीक इसी प्रकार से हम आगे पीछे लिखे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ P2 × Y। तो इस प्रकार से हमारा जो ये कुल मनी है यह दो वस्तुओं पे खर्चा हो गया, पहले वाले पर P1 × X और दूसरे वाले पर हो गया P2 × Y। तो इस प्रकार से जो ये हमारे पास चीज मिली है इसको हम बजट समीकरण कहते हैं। बजट सेटों को संकेतों के माध्यम से दिखाना, अब ये बजट समीकरण बन जाएगा। और ये बजट समीकरण ये कहता है कि हमारी जितनी आय थी वो पूरी की पूरी आय हमने व्यय कर दी है। यदि व्यक्ति
इस आय को, जितनी उसकी आय है उसमें से कम खर्चा करता है। जैसे कि यहाँ पर हमने कहा उसकी आय 100 रुपये थी, लेकिन उसने 30 रुपया खर्च किया है, बाकी उसने खर्च नहीं किया है। तो उसमें हम क्या करेंगे, यानी जो हमारे पास धन है वो ज्यादा है और उसमें से जो हमने ये 2 वस्तुएं खरीदी हैं इनकी कीमत कम है, तब इसी समीकरण को हम इस रूप में बदल देंगे कि जो हमारे पास आय है वो ज्यादा है और हमने व्यय कम किया है। और इन दोनों को जब हम एक साथ लिखेंगे, ये समीकरण, इसको हम 1 कह सकते हैं, इसको 2 कह सकते हैं, इन दोनों को अगर एक साथ लिखेंगे हम तो हमारे पास सामान्य समीकरण बन जाएगा m इज ग्रेटर देन इक्वल टू p1x प्लस p2y, और ये हमारे पास सामान्य वक्रता रेखा का सूत्र हो जाएगा। अब इससे आगे आता बजट रेखा का नियम कि जब हम इनसे अब इसका जो है ग्राफीय निरूपण करेंगे, हम इसके लिए चित्र बनाएंगे, उससे हमारी जो बजट रेखा का आकलन होगा कि इसके लिए हम क्या करेंगे, चित्र बनाने, बजट रेखा बनाने के हमको बिंदु लेने पड़ेंगे। वो बिंदु कौन कौन से होंगे, सिंपल सा जो हमारे पास ये संख्या x वस्तु की, पहला बिंदु हो जाएगा, यहां से 0 लेंगे और यहां से 5, यहां से ले लेंगे 2 और यहां से लेंगे 4, यहां से 4 लेंगे, यहां से 3। तो इस प्रकार से जो बिंदु मिलेंगे हम, बिंदु मिले 0, 5, 2, 4, 4, 3, 6, 2, 8, 1 और 10, 0। ये मुख्य बिंदु है हमारे पास। में 5-6 सेट ले रखे हैं, यही हमारे पास बजट सेट मैंने 5-6 दिए हैं। ऐसे बहुत सारे, कोई जरूर नहीं कि वो लड़का जो है इतने हमारे अनुसार ही क्रय कर ले, उनकी संख्या वो कम ज्यादा कर सकता है। अब इसके लिए हमको अब चित्र बनाना है, तो हमेशा x अक्ष, हम 2 अक्ष खींचेंगे। अक्षों का ज्ञान आपको पहले से है, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो हम ये जान लीजिएगा कि एक बिंदु पर पूरे 360 अंश का कोण बनता है, और उसके अगर हम 4 बराबर हिस्से कर देंगे तो प्रत्येक हिस्सा 90 अंश का बन जाएगा। हम इसको, अब हमारे पास जो ये पड़ी हुई रेखा होती है, जो हमारे क्षैतिज रेखा इसको कहते हैं, धरती के क्षैतिज, इसको x अक्ष कहा जाता है। तो यहां पर से ये मूल बिंदु हो गया, इसको हम 0 कहेंगे। ये 4 अक्षांश होते हैं, पहला अक्षांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। इनकी गणना घड़ी की विपरीत दिशा में की जाती है। हमेशा जो x अक्ष है उसके ये दोनों अक्ष एक दूसरे को जो है बराबर डिवाइड करते हैं। मूल बिंदु से इधर की तरफ जाएंगे तो धनात्मक दूरी होती है, और मूल बिंदु से इधर की तरफ जाएंगे ये ऋणात्मक दूरी होती है। ठीक ऐसी y अक्ष पर ये ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये जो बिंदु है, ये पहला वाला बिंदु x अक्ष पर चला जाता है, इसको भुज कहते हैं, और इसको ये y अक्ष है, इसको कोटि, इसको y अक्ष पर चला जाता है, इसको कोटि कहा जाता है। इस आपका ये जो हमारा बजट सेट बन रखा है, इसमें ये जितने भी बिंदु हैं इनमें कहीं पर भी ऋणात्मक नहीं है, अतः ये सारे बिंदु जो है हमारे पहले वाली चतुर्थांश में पड़ेंगे। अब इनको बनाने के लिए आप इन पर, वैसे ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर पर एग्जैक्ट सारा नाप पहले से होता है, और अगर हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो हम सिंपल कॉपी में भी इसको एक अंदाजा बना सकते हैं कि आप x अक्ष पर बराबर दूरी, मोस्टली अगर आपके पास पैमाने मतलब संख्याएं कम हैं तो आप इंच में लीजिए, और अगर आपके पास ज्यादा हो तो आप उनको सेंटीमीटर में लीजिए या सेंटीमीटर के भी हिस्सों में लीजिए। तो बराबर दूरी पर आप स्केल से नाप करके इन पे बिंदु पॉइंट लगा देंगे। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि जैसे हमारे पास पहले वाली जो चीजें जिनको मैंने भुज कहा ये x अक्ष पर चलेंगी, इनको आप कर्म से लिख दें बराबर दूरी पर, और इनके बीच में जो अंतर भी है वो बराबर है, इसलिए बराबर पड़ेंगे। इनको ऐसे लिख दिया। और ठीक इसी प्रकार से y अक्ष पर भी हम बराबर दूरी पर यहां से निशान लगा देंगे। इस प्रकार से
तो यहाँ पर नीचे से गिनती शुरू करेंगे, 0 हो गया, 1 2 3 4 और 5। एक्स अक्ष पर हम एक्स वस्तु को रखते हैं। एक्स वस्तु मेरे उदाहरण में क्या चीज है, पेन है। और वाई अक्ष पर हम वाई वस्तु को दिखाते हैं जो कि कौन है, कॉपी है। और हम इस प्रकार से निशान लगा देंगे हम क्या किस तरफ को कौन सी चीज को दिखाना चाहते हैं। अब आप एक एक पॉइंट करके लेंगे। पहला पॉइंट अगर आप इधर से लो चाहे इधर से लो, आपको डिनोट करना, ग्राफ पेपर में बिल्कुल सही बनेगा। आपको पहला पॉइंट अगर मैं इसको देखता हूँ 0 5, तो 0 हमारे पास इधर को चलना है, 5 का मतलब वाई अक्ष की तरफ चलना है, ऊपर की तरफ चलना है। तो 1 2 3 4 5, तो पहला बिंदु हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब दूसरे बिंदु को आपको नोट करना है, दूसरा बिंदु 2 4, तो 2 की सीध में चलेंगे। ग्राफ पेपर पर सीधी लाइन होती है, अगर हम प्लेन पेपर में बना रहे हैं तो थोड़ा सा नजरिया हम लेके चलेंगे। तो अब हमारे पास ये 2 की सीध में चलेगा और ये 4 की सीध में, जहां पर भी आएंगे हम उनको छोटा पॉइंट लगा करके उसको सर्कल कर देंगे। सर्कल यूं इसलिए करते हैं, कभी कभी हमसे 2-3 बिंदु गलती से लग जाते हैं। जब हम फाइनल चित्र बनाते हैं तो हम नहीं समझ पाते कि कौन असली और कौन नकली है, इसलिए असली को आप डॉट करके उसको सर्कल कर दीजिए। इसी प्रकार से तीसरे में आप यहाँ से 4 की सीध में चलेंगे और इधर से 3 की सीध पर आ जाएंगे। इसी प्रकार से आप ये 1 और ऐसे चल जाएगा और ये जो है हमारे पास 10 की सीध में चलेंगे तो अंतिम बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। जब आप इन बिंदुओं को बना देंगे उसके बाद आप स्केल से या अपने हाथों से, अगर स्केल से बनाते तो रेखा बन जाएगा और अगर हाथ से बनाते तो वक्र कहलाएगा, मुक्त हस्त वक्र, फ्री हैंड से आप उसको बनाएंगे। तो इस प्रकार से जो ये ग्राफ आपका बना, यही ग्राफ जो है हमारा ये बजट रेखा बनेगा। बजट रेखा यानी इस बिंदु पर जो व्यक्ति है वह अपनी आय का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से करता है कि उसे उसकी संपूर्ण जितनी उसकी आय है वह संपूर्ण आय खर्च हो जाती है। इस आकलन की रणनीतियां उसमें आ जाएगा। बजट रेखा का समीकरण लिखिए। बजट रेखा का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, एक्स अक्ष के समांतर या वाई अक्ष के समांतर। अगला प्रश्न, यदि एक्स वस्तु की कीमत 20 रुपए है, वाई वस्तु की कीमत 40 रुपए है और उपभोक्ता की आय 200 रुपया है तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, संपूर्ण आय यदि वह एक्स वस्तु पर व्यय करता है तो एक्स वस्तु की कितनी इकाइयों को वह खरीद पाएगा, और यदि संपूर्ण आय को वाई अक्ष पर व्यय करता है तो वह वाई वस्तु की कितनी इकाइयों को खरीद पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समान कीमतों पर उपभोक्ता की आय के दोगुनी होने पर बजट रेखा में क्या परिवर्तन होगा। संदर्भ स्रोत है इसके व्यष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12 एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक, पृष्ठ संख्या 10-11 और एसपीडी जो हमारे पास सहयोगी पाठ्यपुस्तक है उसकी पृष्ठ संख्या 44-45। संबोध सा बजट आय और व्यय के विवरण को बजट कहते हैं। बजट सेट उन वस्तुओं के सभी बंडलों का संग्रह है जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। बजट रेखा उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय उसके व्यय के बराबर हो जाती है। तो थोड़ा सा सुनने में सर। मैं विकेश सिंह, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज दौड़ी, ग्रुप संख्या 5। हमारे जो कैप्सूल का विषय है जिसको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, संबोध है गुणक। गुणक को कक्ष में पढ़ाने के उपरांत जो सीखने के प्रतिफल है, विद्यार्थी गुणक की अवधारणा को सूत्र द्वारा स्पष्ट करते हैं, व्याख्या करते हैं। छात्र सीमांत उपभोग परिमिति यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत बचत एवं गुणक के अंतर संबंधों को विश्लेषित करते हैं। संबोध से संबंधित अवधारणात्मक पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को स्वायत्त निवेश की समझ है। छात्रों को यह ज्ञात है कि निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में भी परिवर्तन होता है। छात्र यह भी जानते हैं कि समग्र आय समग्र उपभोग एवं समग्र बचत का योग होती है। छात्र गुणक के बारे में सामान्य जानकारी होती है। कक्षा में इस विषय को जब पढ़ाया जाएगा तो उससे संभावित जो त्रुटियां हैं
छात्र गुणक के सूत्र के पदों को स्पष्ट नहीं कर पाते। सूत्र का निगमन करवाकर स्पष्ट किया गया। छात्रों को गुणक का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति से अंतर संबंध स्थापित करने में कठिनाई होती है। सूत्र एवं विभिन्न संख्यात्मक उदाहरणों द्वारा समझा सकते हैं। विद्यार्थियों को गुणक के कार्यकरण प्रक्रिया की व्याख्या करने में कठिनाई होती है। शिक्षण विधियों में छात्रों को गुणक के कार्यकरण को तालिका, रेखाचित्र एवं फ्लोचार्ट से स्पष्ट किया जा सकता है। तो जो गुणक है, सबसे पहले तो व्याख्यान द्वारा भी इसको समझा सकते हैं कि गुणक अर्थात जब मंदी का दौर होता है, अवसाद का दौर होता है, बेरोजगारी की स्थिति होती है, तो ऐसे समय में प्रोफेसर जे.एम. केन्स ने कहा कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकारी व्यय को बढ़ाना चाहिए। सरकारी व्यय बढ़ने से आय में परिवर्तन होता है, लेकिन आय में जो परिवर्तन होता है वो सरकारी व्यय अर्थात स्वायत्त निवेश में परिवर्तन के गुणक गुना होता है। ये उनका कॉन्सेप्ट है गुणक का, जिसे निवेश गुणक भी कहते हैं। और निवेश गुणक प्रोफेसर आर.एफ. काहन के रोजगार गुणक से लिया गया है। 1931 में प्रोफेसर आर.एफ. काहन ने जो रोजगार गुणक दिया था उससे लिया गया है। तो जो गुणक की प्रक्रिया है या गुणक है, उसको रेखाचित्र द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। OX एक्सेस, OY एक्सेस, OX अक्ष पर आय, OY अक्ष पर समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति। पूर्ति रेखा 45 अंश, OZ रेखा, और अर्थव्यवस्था में जो उपभोग का स्तर है वो C वक्र के द्वारा दिखाया गया है। ये C वक्र थोड़ा तिरछा होता है। ये तिरछा बताता है कि आय का कितना भाग उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग किया जाता है। जितनी भी आय होती है अर्थव्यवस्था में, जितने भी उपभोक्ता है उनके द्वारा जो अर्जित आय है उसका कितना हिस्सा उपभोग किया जाता है, वो इस उपभोग वक्र के ढाल को बताता है। क्योंकि हम जानते हैं कि आय जो है योग होती है उपभोग और बचत का। आय, जितनी भी आय होगी उसका एक हिस्सा उपभोग पर खर्च किया जाएगा और दूसरा हिस्सा बचत के रूप में रखा जाएगा। और हम ये मानकर चलते हैं कि जो बचत है वो सदैव निवेश के बराबर होती है। अर्थव्यवस्था में जितनी भी बचत की जाएगी वो इसीलिए की जाती है कि आने वाले समय में इसको निवेश किया जाए और उससे लाभ कमाया जाए। तो ये जो उपभोग वक्र है, इसकी जो ढाल है, स्लोप है, ये उस राष्ट्र की, उस अर्थव्यवस्था के उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति पर। तो हमने ये मान करके चला है कि सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति कितनी है, 0.5 MPC। और चूंकि हम ये मान सकते हैं कि जितनी भी आय का निर्धारण जो होगा वो होगा उपभोग के स्तर और निवेश के स्तर से। क्यों? बचत जो है निवेश के बराबर होती है। इसलिए जो समग्र मांग वक्र होगा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशन और एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो है समग्र मांग वक्र इस तरह से हो सकता है, C प्लस I। तो प्रोफेसर जे.एम. केन्स कहते हैं कि जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है, यानी कि समग्र पूर्ति रेखा OZ जो कि 45 डिग्री होती है, जहां दोनों बराबर होगी वहां पर प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु होगा और वहीं पर अर्थव्यवस्था में आय या रोजगार का निर्धारण होगा OY, ई बिंदु पर। अब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति है, ये मान करके चला गया है कि बेरोजगारी की स्थिति है, तो बेरोजगारी से निपटने के लिए क्या करती है सरकार? निवेश करना चाहिए सरकार को, स्वायत्त निवेश करना चाहिए, स्वतंत्र निवेश जो कि लाभ प्रेरणा से प्रेरित ना हो। अगर सपोज दैट सरकार जो है 100 करोड़ के बराबर का निवेश करती है, स्वायत्त निवेश, प्रारंभिक निवेश, तो उससे आय में परिवर्तन होगा। वो आय में परिवर्तन कितना होगा? गुणक के गुना होगा। तो इसको सपोज दैट लगभग इतने के बराबर जो है
स्वायत्त निवेश किया गया, इसे डेल्टा आई भी लिखा जा सकता है कि डेल्टा आई यानी कि निवेश में परिवर्तन किया गया सरकार के द्वारा, जो कि स्वायत्त निवेश है। इसका लाभ से प्रेरित नहीं है। ये जो है प्रत्येक स्तर पर आय के, रोजगार के प्रत्येक स्तर पर एक समान रहेगा। यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ भी इतना ही है, यहाँ पर भी इतना ही है, यहाँ पर भी इतना ही है। ये सभी स्तरों पर समान रहेगा। इसका जो स्लोप है वो जो है उपभोग के स्लोप यानी कि सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति के कारण ये जो है तिरछा हो रहा है। C प्लस आई प्लस डेल्टा। तो अभी इस रेखा चित्र से यह समझा जा सकता है कि अब जो प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु बन रहा है वो E1 बिंदु पर बन रहा है और आय और रोजगार का जो निर्धारण है वो OY1 के बराबर होगा। OY1 के बराबर जहां प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु होगा वहीं पर। तो यहां पर गुणक ये बताता है कि निवेश में तो परिवर्तन किया गया डेल्टा आई के बराबर, लेकिन जो आय में परिवर्तन हो रहा है इसके फलस्वरूप वो हो रहा है डेल्टा वाई के बराबर। और डेल्टा वाई क्या है? निवेश में परिवर्तन के ज्यादा है। यहाँ पर फिगर में भी दिख रहा है कि ये वाला जो एरिया है ये ज्यादा है और ये कम है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ये कितना होगा? निवेश में परिवर्तन के गुणक गुना यानी कि के डेल्टा आई के बराबर। गुणक वह मूल्य है जो बताता है कि निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में कितना गुना परिवर्तन होगा, और गुणक निर्भर करता है किस पर? सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति पर। ये भी लिख सकते हैं इसको गुणक के बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, अर्थात निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था के आय के स्तर में जो परिवर्तन हुआ है उस मूल्य को गुणक कहा जा सकता है। प्रारंभिक निवेश अगर सपोज है डेल्टा आई कितना हो रहा है? 100 करोड़, डेल्टा वाई 200 करोड़, तो के का मूल्य कितना होगा? गुणक का मूल्य डेल्टा आई की वैल्यू है 100 और डेल्टा वाई है 200 बराबर 2। ये किसी यूनिट में नहीं होगा, ये सेपरेट नंबर रहेगा। गुणक का मूल्य है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि आय में अगर एमपीसी 5 रहती है तो निवेश में अगर किसी राशि से परिवर्तन, किसी राशि के बराबर का परिवर्तन किया जाता है तो एमपीसी का मूल्य 5 रहने पर क्या होगा? गुणक का मूल्य 2 रहेगा, और जो आय में परिवर्तन होगा वो निवेश में परिवर्तन के 2 गुना यानी कि 2 डेल्टा आई लिख सकते हैं इसको यहाँ पे। गुणक का मतलब क्या है? 2 गुना। अब आगे चलते हैं कि एमपीसी का गुणक से क्या संबंध है। इसको भी हम जो है एक तालिका के द्वारा इसको स्पष्ट कर सकते हैं। एमपीसी और इधर के यानी कि गुणक। एमपीसी का मूल्य जब 0 होगा तो उस समय गुणक का मूल्य 1 होगा। एमपीसी का मूल्य जब 0.5 होगा गुणक का मूल्य 2। एमपीसी का मूल्य जब 1 होगा तो गुणक का मूल्य अनंत हो जाएगा। इस तरह की कोई तालिका इससे भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन अब छात्रों को क्या हो रहा था, वो जो है इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे कि गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या सीमांत बचत प्रवृत्ति में क्या संबंध है। तो इसको समझाने के लिए क्या किया गया, जो सूत्र है उसके पदों का निरूपण किया गया। ये आप देख रहे हैं के बराबर होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी कि निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में जो परिवर्तन हुआ है। तो जो आय होती है वो होता है जैसे पहले बताया C प्लस आई। C प्लस आई यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कोई भी समग्र आय है वो समग्र निवेश और समग्र उपभोग का योग होता है। अब यदि आय के स्तर में परिवर्तन हो जाता है, डेल्टा वाई के बराबर आय स्तर में परिवर्तन हुआ तो उसके फलस्वरूप उपभोग में भी परिवर्तन होगा और निवेश में भी परिवर्तन होगा। उपभोग में कितना परिवर्तन होगा वो निर्भर करेगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर, और निवेश में कितना परिवर्तन होगा ये निर्भर करेगा बचत में सीमांत बचत प्रवृत्ति पर या पूंजी की सीमांत कुशलता पर। अब इसी चीज को हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं। डेल्टा आई बराबर क्या हो सकता है, अगर हम आय में परिवर्तन को उपभोग में परिवर्तन, आय में परिवर्तन से उपभोग में परिवर्तन को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, निवेश में परिवर्तन। तो डेल्टा आई यानी कि निवेश में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी।
इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा बता रहा है परिवर्तन को, डेल्टा जो हमने लिखा है वो परिवर्तन को बता रहा है, त्रिभुजाकार की आकृति है। अब यदि क्या किया जाए, इसे ये जो इधर वाला पद है, अब इसको जो है इसके आधार पे हम इसमें इसका इसे लिखें, अगर क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यदि हम इसे क्या करें, डेल्टा वाई से इस पक्ष को पूरा का पूरा भाग दे देते हैं डेल्टा वाई से। यदि इसको पूरा का पूरा भाग दिया जाए, यदि हम लिखें k बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और इसमें इस चीज को निरूपित करते हैं कि डेल्टा आई क्या चीज है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यदि हम इसके अंश को भी डेल्टा वाई से भाग कर दें और इसके हर को भी डेल्टा वाई से भाग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि हम ऐसा करें, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई बटे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल हो जाएगा, एक आएगा और इससे भी एक आएगा, क्या हो जाएगा, एक बटे एक माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, इतना हो जाएगा। अब ये क्या चीज है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या चीज है, ये आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एमपीसी है। एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि आय स्तर में जो परिवर्तन हुआ उसके फलस्वरूप उपभोग के स्तर में कितना परिवर्तन हुआ है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, k बराबर एक बटे एक माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई बराबर एक बटे एक माइनस एमपीसी। इसका मतलब हो गया कि यदि हम यहां पर गुणक के बराबर क्या लिख सकते हैं, एक बटे एक माइनस एमपीसी। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे निकालेंगे गुणक का मूल्य, एक माइनस जीरो बराबर एक बटे एक बराबर एक, तब जाके एक आया। एक का मतलब ये हुआ गुणक का मूल्य यदि एक है तो इसका मतलब हुआ निवेश में जो परिवर्तन किया गया उतना ही परिवर्तन आय में हुआ। और अगर एमपीसी का मूल्य एक है तो उससे क्या हो जाएगा, एक बटे एक माइनस एक बराबर एक बटे जीरो और इंफिनिटी, यानी कि अनंत। हम ये ज्ञात नहीं कर सकते कि निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में कितना परिवर्तन होगा, ये ज्ञात नहीं किया जा सकता। और दूसरा है 0.5, अगर 0.5 रहता है तो एक बटे एक माइनस 0.5 बराबर एक बटे 0.5 बराबर 2i। इसी चीज को दूसरी तरह से समझा जा सकता है, हमने कहा कि बचत क्या है, उपभोग के बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम आय को एक मानते हैं तो एमपीसी प्लस एमपीएस, यानी कि बचत की प्रवृत्ति का योग क्या होगा, एक के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, यदि जो है 0.5 एमपीसी है तो एमपीएस कितना होगा, एमपीएस होगा एक माइनस 0.5 बराबर 0.5, यानी कि आधा। 0.5 का मतलब हुआ कि एक बटे दो का मतलब हुआ कि आय का 50% भाग खर्च कर दिया जाता है लोगों के पास। अब गुणक की जो ये प्रक्रिया है इसको भी हम समझ सकते हैं। गुणक की प्रक्रिया की जो यंत्र कला वो अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल भी। गुणक की प्रक्रिया अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल को भी, इसको जो है हम फ्लो चार्ट के माध्यम से भी बता सकते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। अनुकूल प्रक्रिया का मतलब है यदि स्वायत्त निवेश में सरकार जो है स्वायत्त निवेश को बढ़ाती है तो उसके फलस्वरूप गुणक के गुणा आय में परिवर्तन होगा। आय में कितना परिवर्तन होगा, गुणक के गुणा। और फिर आय में परिवर्तन के फलस्वरूप ऑब्वियसली बात है उपभोग के स्तर में भी परिवर्तन होगा और निवेश में भी परिवर्तन होगा, यानी कि उपभोग निवेश में परिवर्तन होगा, इसका मतलब बचत में भी परिवर्तन होगा।
बचत में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी अगर बढ़ाया जाता है। और उसके फलस्वरूप अगर बचत बढ़ती है, उपभोग का स्तर बढ़ता है, तो एक उपभोग का बढ़ने का मतलब है, प्रोफेसर जेएम केन से कहने का मतलब है कि सरकार जितना भी निवेश करेगी, अगर 100 के बराबर सरकार के द्वारा 100 करोड़ के बराबर निवेश किया गया, तो इस 100 करोड़ का 0.5 अगर जो है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति रहती है, तो 50 करोड़ क्या कर दिया जाएगा, उपभोग कर दिया जाएगा, और 50 करोड़ बचत। लेकिन बचत तो क्या है, एक लीकेज है, आय से वो हट गए, स्टोर हो गए, वो पता नहीं कब तक निकलता है बाहर। लेकिन जो उपभोग है, एक क्षेत्र के द्वारा किया गया उपभोग दूसरे क्षेत्र की आय बनती है। तो उपभोग की, चूंकि जिन लोगों ने ये 50 करोड़ के बराबर निवेश किया, उन्होंने किसी दूसरे सेक्टर में किया होगा, वहां से वस्तुएं और सेवाएं खरीदी होगी, लेकिन जो वस्तुओं और सेवाओं के विक्रेता थे उनको 50 करोड़ के बराबर आय प्राप्त हुई। उस 50 करोड़ में से वो लोग क्या करेंगे, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के आधार पर आधा, चूंकि हमने 0.5 उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति ली है, तो आधा हिस्सा यानी कि वो लोग जो है 25 करोड़ का उपभोग करेंगे और 25 करोड़ उनकी बचत के रूप में चले जाएगा। पुनः जो है गुणक की प्रक्रिया को छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, गुणक से आप क्या समझते हैं, इससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग है वो सामने आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, यदि गुणक का मूल्य 5 है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। K बराबर 5 है तो MPC बराबर कितना होगा, इसको भी उस फार्मूले से निकाला जाता है, जा सकता है। K बराबर 1/1 माइनस MPC बराबर 1/1 माइनस MPC, इधर 5 आएगा और इस तरह से इसको ड्राइव किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.3 होने पर सीमांत बचत प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा। गुणक की अनुकूल एवं प्रतिकूल अंतर क्लास से आप क्या समझते हैं। यदि गुणक का मूल्य 2 है और आय में अंतिम परिवर्तन 200 करोड़ हो तो प्रारंभिक निवेश कितना होगा। इसके लिए जो संदर्भ स्रोत है वो है जो कक्षा 12 में हमारे पास समष्टि अर्थशास्त्र है, NCERT की पुस्तक है समष्टि अर्थशास्त्री कक्षा 12, उसके पृष्ठ संख्या 64 में गुणक के बारे में बताया गया है, गुणक की हस्तकला के बारे में। भाई TR जैन और VK ओहरी की व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तकें जो कक्षा 12 में 12 के लिए है, बीपीए पब्लिकेशन से प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली से पब्लिश होती है। तीसरा है डॉक्टर अनुपम अग्रवाल SVPD पब्लिकेशन से इनकी पुस्तक प्रकाशित होती है आगरा से, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12 के लिए। संबोधसार निवेश गुणक की संबोधसार में निवेश गुणक की अवधारणा 1936 में प्रोफेसर जॉन मेनार्ड केन्स द्वारा दी गई, जो कि इससे पूर्व आरएफ काहन के रोजगार गुणक पर आधारित है। निवेश गुणक स्वायत्त निवेश में होने वाले परिवर्तन से आय में जो परिवर्तन होता है वह गुणक के गुना होता है, अर्थात के बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और डेल्टा आई निवेश में परिवर्तन, ये सब कुछ बता दिया है। जो सूत्र है उसको भी संबोधसार में हम जो है उसके पदों का अनुप्रयोग कर सकते हैं, वो भी कर दिया गया है। उसके बाद MPC क्या है, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है, इसको भी परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि MPC का मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ है कि आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जो उपभोग में परिवर्तन हो रहा है, अर्थव्यवस्था में उपभोग के स्तर में परिवर्तन हो रहा है, उसका अनुपात। और बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति का मतलब है कि आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत की मात्रा में अर्थव्यवस्था में कितना अनुपातिक परिवर्तन हो रहा है, इसको बता सकते हैं। फिर बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योग सदैव 1 के बराबर होता है, इसे समझा सकते हैं। इस कैप्सूल का निर्माण करने के लिए ग्रुप संख्या या दल संख्या 5 में हम 5 शिक्षक थे, जिसमें श्री विकेश सिंह प्रवक्ता अर्थशास्त्र रायका दौड़ी यानी कि मैं, श्री किशोरी लाल डबराल जी प्रवक्ता अर्थशास्त्र रायका डूडा, श्री दिनेश सिंह प्रवक्ता अर्थशास्त्र रायका साल बटवाड़ी, श्री शरद लाल शाह प्रवक्ता अर्थशास्त्र रायका बलडोगी चिनिया रिसोर्ट, श्री के प्रसाद प्रवक्ता अर्थशास्त्र रायका बटवाड़ी। और इस कैप्सूल के निर्माण करने में विशेष सहयोग रहा हमारे जो KRP है, अरविंद रावत सर और राजीव राव सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस कैप्सूल का निर्माण करने में हमारा समय समय पर मार्गदर्शन किया, सहयोग किया। धन्यवाद।